नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में अपन देख रहे थे परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व। परिवेशीय भ्रमण जो होता है उसके बारे में देख चुके थे अपन, बहुत कुछ देखते, उसके योजना बनाना, उद्देश्य निर्धारण करना, सब कुछ देख चुके थे। इसके बाद में है प्रयोगात्मक कार्य। प्रयोगात्मक कार्य में अपन देखेंगे कि प्रयोगात्मक कार्य जो होता है उसमें देखेंगे प्रयोग प्रदर्शन विधि और प्रयोगिक विधि। जो प्रयोगिक विधि होती है वो देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, ये दोनों चीज़ देखेंगे अपन क्या है प्रयोगात्मक कार्य में। प्रयोगात्मक कार्य में से गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेकंड जो वीडियो होगा इस टॉपिक पर वो होगा प्रयोगात्मक कार्य। अब प्रयोगात्मक जो कार्य होता है उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी भी विषय को पढ़कर सीखने की अपेक्षा प्रयोग करके सीखना अधिक आसान होता है। ये आप सब जानते हैं यदि आपने शिक्षा शास्त्र पहले से पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पढ़ने की जरूरत है इसको। तो क्या है, किसी भी विषय, कोई सा भी विषय हो, चाहे भाषा का हो या फिर कोई सा भी विषय, साइंस का हो, सोशोलॉजी हो या फिर कोई सा सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने की अपेक्षा यदि उसको करके सीखेंगे तो अधिक आसान होता है, अधिक स्थायी होता है, वो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ठीक है, जैसे यदि गमले के बाद गमला यदि लगा करके देखेंगे तो पेड़ पौधों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी आपको, और ग्लोब के माध्यम से आपको स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब मंडलों के बारे में आपको अधिक जानकारी मिलेगी। स्वच्छता के बारे में बात करें तो स्वच्छता के बारे में भी इससे बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार से वातावरण में स्वच्छता होता है, किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है, किस प्रकार से जीवन का संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, पोस्टर लगा सकते हैं उसके लिए, किस प्रकार से स्कूल और घर में आसपास साफ सफाई के जागरूक के कुछ अभियान चलाए जा सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप। तो जो प्रैक्टिकली तौर पे आप प्रयोग करके सीखते हैं वो अधिक स्थायी होता है। इतना तो आप जान चुके हैं। अब इसमें है सबसे पहले है प्रयोग प्रदर्शन विधि। दो विधि है इसमें, एक तो प्रयोग प्रदर्शन विधि है, एक प्रयोगिक विधि है। दोनों के अपन गुण देखेंगे और साथ ही साथ उसके दोष देखेंगे, और जो भी उसको प्रभावित करने वाले उसको ये सुझाव है अच्छे तरीके से यदि उस विधि को अपन को लागू करना है तो उसके लिए क्या सुझाव है, क्या सावधानियां, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या होता है, घटनाओं एवं प्रयोगों का प्रदर्शन करके अवलोकन किया जाता है। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है उसमें जो भी घटना होती है उसको क्या करना पड़ता है, प्रदर्शन करके उसका अवलोकन किया है, तो मतलब दिखा करके। वो दिखाता कौन है, कर्ता अध्यापक है, लेकिन देखता कौन है, छात्र देखते हैं। विशेष ध्यान देना कि जो छात्र होते हैं वो देखते हैं, छात्र क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन करता कौन है जो प्रयोग प्रदर्शन, वो करता है शिक्षक करता है। कौन करता है, शिक्षक करता है इसको। ठीक है, शिक्षक करता है और छात्र देखते हैं, इतने याद रखना है आपको, छात्र देखते हैं और शिक्षक करता है। ये होता है प्रयोग प्रदर्शन विधि। अवधारणा को स्पष्ट कर विकसित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी अवधारणा होती है उनको स्पष्ट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर उसको विकसित किया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में अध्यापक विषय वस्तु के शिक्षण के साथ साथ उससे संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक है तो वो सिर्फ विषय वस्तु का ही प्रयोग करे, नहीं, उससे संबंधित जितने भी प्रयोग हो सकते हैं वो सब उसमें करेगा, वो करके दिखाएगा, स्वयं करेगा, शिक्षक करता है, इतने याद रखना। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, तो वहाँ छात्र मत कर देना। ठीक है, वो दत्तकार होता है कि दत्तकार में छात्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमेशा छात्र जो दत्तकार होता है उसमें छात्र पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। लेकिन प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होती है इसमें शिक्षक ज़्यादा एक्टिव होता है और छात्र जो होते हैं वो देखते हैं और अवलोकन करते हैं, उसको सुनते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अपने स्थान पर बैठकर ही विभिन्न उपकरणों, प्रयोगों और क्रियाओं को देखते हैं। अब विशेष ध्यान, इतना यदि आपने समझ लिया, ये 4 पॉइंट देख लिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई सा प्रश्न बनेगा आप कर पाएंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने ही स्थान पर बैठ करके विभिन्न उपकरणों, प्रयोगों और क्रियाओं को देखते हैं। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन, जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रदर्शन, प्रदर्शन के माध्यम से, तो प्रदर्शन कौन करता है, शिक्षक करता है। प्रयोग करता कौन है, शिक्षक करता है, लेकिन देखता कौन है, वो करता है छात्र देखते हैं। ठीक है, सभी के सभी। ये तो होती प्रयोग प्रदर्शन की विशेषता है। अब इसके जो गुण हैं, मुख्य रूप से पॉजिटिव गुण हैं, वो कौन कौन से हैं, इसमें है प्रयोग को सभी छात्रों से कराने की अपेक्षा प्रदर्शन में कराने से समय और धन की बचत होती है। जो भी आप प्रयोग करते हैं, मान लो एक शिक्षक है, यदि वो एक शिक्षक प्रयोग करेगा तो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यदि छात्र करेंगे तो बहुत सारे छात्र करेंगे तो उसमें समय अधिक लगेगा, और समय के साथ साथ जो भी उसमें आवश्यक सामग्री होगी वो भी अधिक खर्च होगी, तो उसमें धन भी अधिक लगेगा। तो समय और धन की क्या होती है, इसमें बचत होती है। क्या है, प्रयोग प्रदर्शन विधि में विशेष ध्यान देना, प्रयोग प्रदर्शन विधि में समय और धन की बचत होती है। मिलती जुलती है जो प्रयोगिक विधि से, लेकिन ये प्रयोग प्रदर्शन विधि और प्रयोगिक विधि अलग है।
ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है, मतलब में सफलतापूर्वक प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। कोई शिक्षक कर रहा है, शिक्षक बहुत कम होता है कि उसको गलती, क्योंकि वो पहले से अभ्यास करके आता है। ठीक है, छात्र जो होते हैं वो पहले से अभ्यास करके नहीं आते हैं, तो वो करेंगे तो कुछ गलती भी करेंगे। लेकिन शिक्षक जो होते हैं वो पहले से अभ्यासरत होते हैं, तो क्या है, गलती नहीं होती है, उनसे बहुत कम गलती होती, तो सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह विधि सीखने की प्रक्रिया रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती है। जो विधि है प्रयोग प्रदर्शन, सीखने की प्रक्रिया रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती है। कक्षा नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। जो कक्षा है उसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं किसी का, तो वो क्या होगा, सब छात्र उसमें आसानी से देखते हैं, बड़े सावधानी के साथ देखते हैं। अब इसके दोष क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दोष इसमें से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसमें क्या है कि जो विधि है इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जो भी वस्तु होती है ना तो उसमें स्वयं हाथ लगाने को मिलता है, ना ही किसी प्रकार की खोज करने का अन्वेषणात्मक कौशल का विकास होता है, ना ही रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है, तो इसके अवसर कम मिलते हैं छात्र को। ये इसकी लॉस है, मतलब इसकी जो हानियां हैं एक प्रकार से। अब प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानियां क्या क्या रखनी है, तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रयोग का प्रदर्शन करने से पूर्व अध्यापक को उसका पूर्ण अभ्यास कर लेना चाहिए। यदि प्रयोग प्रदर्शन विधि को सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से सभी बच्चों तक पहुंचाना है, या फिर उसका संज्ञान जो है सभी को पहुंचाना है, लाभ सभी को पहुंचाना है, तो जरूरी होता है कि शिक्षक जो है उस अभ्यास कराने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले उसका अभ्यास पूर्ण तरीके से अभ्यास कर लेना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक को सावधानी है। प्रदर्शन के पश्चात अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा किए निरीक्षण के आधार पर छोटे छोटे प्रश्नों द्वारा प्रयोग के निष्कर्ष तक आवश्यक जाना चाहिए। जो भी शिक्षक ने प्रयोग करवाया है, प्रदर्शन किया है, जो भी प्रदर्शन किया है जिस भी टॉपिक का, तो उसके जो निष्कर्ष हैं वो कैसे पता चलेंगे कि छात्रों ने सही तरीके से उसका अवलोकन किया है या नहीं किया है, तो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उसके निष्कर्ष तक अवश्य जाना चाहिए। मतलब प्रयोग करने के बाद में उस पर जो आधारित प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए छात्रों से। ये इसकी इंपॉर्टेंट सावधानियाँ हैं या फिर उसके सुझाव हैं अच्छे तरीके से प्रभावी लागू करने के लिए। अब है नेक्स्ट है प्रयोग विधि, प्रयोगिक विधि का हो, प्रयोग विधि है या फिर प्रयोगिक विधि है। ठीक है, बालक द्वारा स्वयं प्रयोग करके नवीन अवधारणा को सीखना प्रयोग विधि कहलाता है। देखो, अभी आपने प्रयोग प्रदर्शन विधि देखा, उसमें शिक्षक प्रयोग करता था, लेकिन प्रयोगिक विधि जो है इसमें बालक स्वयं, इसमें क्या है, बालक द्वारा स्वयं प्रयोग करके नवीन अवधारणा को सीखना प्रयोग विधि कहलाता है। मतलब इसमें बालक मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें शिक्षक मुख्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था क्योंकि प्रदर्शन कर रहा था। इसमें खुद प्रयोग कर रहा है कौन, बालक कर रहा है। प्रयोग विधि के अंतर्गत प्रयोग कक्षा में, प्रयोगशाला में अथवा कक्षा के बाहर किसी भी परिवेश में किया जा सकता है। अब प्रश्न इसमें से हमेशा पूछा गया है कि एक प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है, या फिर भाषा सीखी जा सकती है, या फिर पर्यावरण का अध्ययन किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, कक्षा में, प्रयोगशाला में, कक्षा के बाहर, या फिर किसी भी स्थान पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जगह पर क्या हो सकता है, प्रयोग सीखा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है और अवलोकन किया जा सकता है, साथ ही साथ मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो कहाँ पर होता है प्रयोगिक विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर, कक्षा में भी किया जा सकता है, प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है, कक्षा के बाहर भी किया जा सकता है, किसी भी परिवेश में किया जा सकता है। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसी कोई पार्टी, जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना कि उसको कक्षा में ही सीखेगा, तो वो उस प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही स्थान नहीं है जहाँ पर बालक सीखता, हर एक जगह पर सीखता है। प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री भी प्रयोगशाला की ही यह आवश्यक नहीं है। जो भी प्रयोग करते हैं बालक, जरूरी नहीं है कि वो सामग्री प्रयोगशाला की ही हो, क्या होता है, आवश्यक नहीं है यार। सामग्री परिवेश से एकत्रित करके ही बालक प्रयोग करते हैं। जिस परिवेश में बालक होगा वो वहीं से सामग्री एकत्रित करेगा और फिर वहीं पर प्रयोग करेगा। जरूरी नहीं है कि यदि वो एक पशुशाला में है, यदि किसी प्रकार का खेती किसानी से संबंधित, यदि गार्डनिंग या फिर माली से संबंधित कुछ कार्य करना है, या फिर गार्डनिंग से संबंधित कुछ प्रयोग करना है, तो वो शहर में क्या करेगा, वो तो बागान जाएगा ना, तो बागान से संबंधित जो भी वहाँ पर आवश्यक सामग्री होगी उसका उपयोग करेगा वो। या यदि आप किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित या फिर ईंधन के बारे में कुछ रिसर्च करना है या फिर प्रयोग करना है, तो उससे संबंधित कुछ जो होगी सहायक सामग्री होगी उसका उपयोग करेगा। लेकिन जिस परिवेश में, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है आपको, सामग्री परिवेश से एकत्रित करेगा। आप जिस भी परिवेश में बालक होगा वहीं से एकत्रित करेगा, वो उसका प्रयोग करेगा। प्रयोग करके बालक स्वयं से निष्कर्ष निकाल कर अवधारणा विकसित कर सकते हैं। जो भी प्रयोग करते हैं बालक उसका निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, उसकी अवधारणा का विकास भी कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको। इस विधि के द्वारा
ये जो विधि है, प्रायोगिक विधि जो है, इस विधि के द्वारा छात्रों को प्रयोगशाला में किसी भी तरह समय सीमा, किसी प्रकार के तनाव बंधन में नहीं होता। ये जो प्रायोगिक विधि है, किसी भी प्रकार से छात्र उसमें बंधन में नहीं होता है, ना तो वो समय के बंधन में होता है, ना सीमा के बंधन में, ना ही किसी प्रकार का तनाव होता है, किसी बंधन में नहीं, मतलब बंधन मुक्त होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। वह मुक्त स्वतंत्र होकर अपनी समस्या सब हल करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। इतना याद रखना, स्वतंत्र रूप से अपनी समस्या है उसका हल कर सकते हैं, बंधे नहीं रहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब प्रायोगिक विधि के गुण क्या हैं, इसकी अच्छी विशेषताएं क्या हैं, पॉजिटिव गुण क्या हैं इसके, तो इसके गुण की बात करें, छात्र में आत्मविश्वास बढ़ता है एवं वैज्ञानिक विधि से कार्य कर सकते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो प्रायोगिक विधि है वो वैज्ञानिक है या नहीं है, तो वैज्ञानिक है। छात्र में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तो आप सब जानते हैं कि जो भी प्रयोग करते हैं, हमारा गति कार्य करते हैं तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन प्रश्न हमेशा इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है कि ये वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो प्रायोगिक विधि क्या है, वैज्ञानिक है। साधन संपन्न प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। एक प्रयोगशाला है, यदि किसी भी जिस परिवेश में रहेगा वहीं की प्रयोगशाला के हिसाब से वहाँ का सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। यदि सिर्फ प्रयोगशाला में ही प्रायोगिक विधि अपनाई जाती और कहीं पर उसका उपयोग नहीं होता तो उसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। लेकिन जो प्रायोगिक विधि है वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी परिवेश में कर सकते हैं, तो फिर इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। बालक स्वतंत्र रहता है, अतः समय, पाठ्य वस्तु, पाठचर्या की सीमा में बंधकर नहीं करना पड़ता। जो भी उसको सीखना है, प्रयोग करना है, उसके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, ना तो समय का बंधन, ना किसी पाठ्य वस्तु का, ना पाठचर्या का, ना सहायक सामग्री का। ठीक है, तो कुछ भी उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है प्रायोगिक विधि के दोष। प्रायोगिक विधि के दोष क्या क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, यह क्यों इसको यदि लागू करते हैं तो क्या हानि हो सकती है। मंद बुद्धि वाले छात्र स्वतंत्र रूप से इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जो बालक मेंटली तौर से या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हैं, किसी प्रकार से मंद बुद्धि के हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, तो वो इस विधि को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उनको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। मोस्टली किसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो क्लास का मॉनिटर हो सकता है, या फिर उसका सहपाठी हो सकता है, या फिर शिक्षक हो सकते हैं, या फिर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो उस विधि के बारे में जानता हो, या फिर जो उस कार्य कर रहा है, जिस पर प्रयोग कर रहा है उसके बारे में जानते हों। तो किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उसको स्वतंत्र रूप से वह इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि के अंतर्गत छात्रों के कार्य का मूल्यांकन परंपरागत ढंग से नहीं हो सकता। ये जो विधि होती है, यदि आप परंपरागत जानते हैं, एक तो होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। दो प्रकार के मूल्यांकन। परंपरागत मूल्यांकन वैसे होते हैं जैसे कि पेन कॉपी में ज़्यादातर चलता है कि जो आंसर है उसका उत्तर सही है, सेम टू सेम है कि नहीं है, तो वो होता है परंपरागत। लेकिन जो गैर परंपरागत होता है वो किसी भी तरह से ले सकते, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, या फिर सांकेतिक हो, या फिर भाषा में, व्यवहार में, किसी प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें परंपरागत ढंग से नहीं किया जा सकता, लेकिन गैर परंपरागत तरीके से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब इसके प्रायोगिक विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानियाँ या फिर जो सुझाव हैं वो कौन कौन से हैं, क्या सुझाव हैं, ताकि जो प्रायोगिक विधि है वो अच्छे तरीके से लागू की जा सकती है। तो छात्रों को अपने प्रयोग करने और अवलोकन करने की स्वतंत्रता देना आवश्यक होता है। यदि आपको प्रायोगिक विधि जो है वो अच्छे तरीके से लागू करनी है, उसमें सफलता हासिल करनी है, छात्रों का जो शिक्षा स्तर है वो ऊपर उठाना है, तो छात्रों को स्वतंत्र करना होगा, मतलब उसको किस प्रकार से बंधन में नहीं रखना होगा। यदि छात्र प्रयोग का चयन स्वयं करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। यदि छात्र स्वयं जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम इस चीज़ पर प्रयोग करेंगे या फिर इस टॉपिक पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये और ज़्यादा अच्छा होता है। एक छात्र की उपलब्धियों की तुलना दूसरे छात्रों से नहीं करनी। सबसे बड़ा प्रश्न इसका है कि जो भी उपलब्धि होती है वो एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना नहीं करनी है, आपको कभी भी नहीं करनी किसी भी विषय में। उन्हें स्वयं अपने ढंग से कार्य करने और अपनी उपलब्धियों को आंकने को प्रेरित करना चाहिए। जो भी उनकी उपलब्धि है, जो भी उनके कार्य हैं, वो अपने ढंग से करने दीजिए, उनको उपलब्धियों का आकलन भी उनको स्वयं करने दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके जो सुझाव हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।